स्टेम सेल्स की दो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, एक सेल्फ रिन्यूअल की और दूसरा उनमें अनलिमिटेड डिवीजन का पोटेंशियल होता है, जिसकी वजह से वो कुछ डिफरेंशिएटेड सेल भी बना सकते हैं। अब स्टेम सेल्स कई तरीके के सेल्स बना सकते हैं। अब वो कितने तरीके के सेल्स बना सकते हैं उनके बेसिस पर उसको हम पोटेंसी कहते हैं। अगर वो सभी चीजें बना सकते हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, तो टोटीपोटेंट, जैसे एग्जांपल पढ़ा था हमने जाइगोट। सभी एम्ब्रियो के सेल्स को बना सकते हैं पर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स नहीं बना सकते, तो उन्हें कहा जाता है प्लूरीपोटेंट, जैसे इनर मास सेल या उनसे डिराइव्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स अप टू ब्लास्टोसिस स्टेज। उसके बाद और डेवलपमेंट आगे प्रोसीड होता है तो मल्टीपोटेंट सेल, जैसे ज्यादातर एडल्ट स्टेम सेल्स इंक्लूडिंग हीमेटोपोटिक स्टेम सेल्स, न्यूरल स्टेम सेल्स एटसेट्रा, जिनकी पोटेंसी और थोड़ी कम है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि बीच में बनते हैं प्रोजिनेटर सेल्स, ट्रांजिट सेल्स, जिनकी पोटेंसी और भी कम है, जैसे कि लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल, माइलिनोइड प्रोजेनेटर सेल एटसेट्रा। उसके बाद आते हैं यूनिपोटेंट सेल, जो एक ही प्रकार के सेल को बना सकते हैं, जैसे स्पर्मेटोगोनिया हमने एग्जांपल लिया। और उसके बाद उन्हें स्टेम सेल्स नहीं कहा जाएगा। यहां तक सेल्स खुद कैसे होते हैं, यहां तक सारे सेल्स कैसे होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। और उसके बाद सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं। और एक बार सेल डिफरेंशिएट हो गया तो अब उसे स्टेम सेल नहीं कहा जा सकता। सो डिफरेंशिएटेड सेल्स दे जनरली डू नॉट डिवाइड एंड सेल्फ रिन्यू। न तो वह डिवाइड करते हैं, न ही वह खुद को सेल्फ रिन्यू करते हैं, इसलिए उन्हें स्टेम सेल नहीं कहा जा सकता। ऐसा कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में है कि जो डिफरेंशिएटेड सेल है पर डिवाइड कर सकता है? एक्सेप्शन हो गया हमारा, क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया हमारा लीवर सेल्स, जो कि डिफरेंशिएटेड स्टेट में डिवाइड हो सकते हैं, सो नॉर्मली डिफरेंट सेल्स जो होते हैं उनका फेट फिक्स होता है, वो डिवाइड नहीं करते। हमने ये भी देखा था कि डिफरेंशिएट सेल्स के अंदर जीनोमिक इक्विवेलेंस होती है, इट हैज अ जीनोमिक इक्विवेलेंस। हमने यहां तक की बात कल कर ली थी। हेयर सेल भी बेटा सचिन एक बाल से दो बाल थोड़ी होते हैं, बाल लंबा होना अलग बात है और बाल का डिवीजन होना अलग बात है बेटा सचिन। अब दोस्तों डिफरेंट सेल नॉर्मल कंडीशन में डिवाइड नहीं करते, उनमें जीनोमिक इक्विवेलेंस होता है, लेकिन डिफरेंट सेल से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं बनाया जा सकता, वह टोटीपोटेंट नहीं होते। डिफरेंशिएटेड सेल में टोटीपोटेंसी को तो प्रूव नहीं किया गया, पर डिफरेंशिएटेड सेल को प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल में कन्वर्ट करने में सफल हो गए दो वैज्ञानिक, दैट इज यामानाका और ताकाहाशी। शिन्या यामानाका और काजुतोशी ताकाहाशी ये जापानीज साइंटिस्ट थे। इन्होंने लगभग 2006 से अपना काम करना स्टार्ट किया और रैट के फाइब्रोब्लास्ट सेल पर काम किया। और रैट के फाइब्रोब्लास्ट सेल जो कि डिफरेंशिएटेड थे, उनके अंदर कुछ इस तरीके का जादू किया, कुछ इस तरीके के जीन्स इसके अंदर एक्सप्रेस कराए कि ये अब
कन्वर्ट हो गए, डिवाइड भी हुए और कन्वर्ट हो गए इनटू प्लूरीपोटेंट, they have converted to pluripotent stem cells। पर इसके लिए उन्हें क्या कराना पड़ा, बाहर से इंडक्शन कराना पड़ा, बाहर से कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट देना पड़ा, इंड्यूस कराना पड़ा। इसलिए इन सेल्स को कहा गया इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स या आईपीएस। अब ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, इसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया 2012। क्यों ये एक बड़ी डिस्कवरी थी? क्योंकि प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बनाने का मतलब इनको, यहां तक ये प्रोसेस को दोस्तों को पता है, कल हम पढ़ चुके हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है डी डिफरेंशिएशन। और अगर आपने प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स बना दिया तो उससे आप बॉडी का हर सेल बना सकते हैं। आप इसे किडनी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे हार्ट बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे स्किन सेल बना सकते हैं, आप चाहें तो कई सारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऑर्गेनिज्म की बजाय जो मिसिंग ऑर्गन है उसे बनाना, उसे कहा जाता है दोस्तों थेरापेटिक क्लोनिंग, दैट इज रेफर्ड टू एज थेरापेटिक क्लोनिंग। देखो नॉर्मली समस्या क्या है कि लेट्स से सपोज कि मेरी किडनी फेल हो गई, किडनी काम नहीं कर रही, या मुझे डायबिटीज हो गई क्योंकि मेरे बीटा सेल्स हैं वह डैमेज हो गए, इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा। अब इसका उपाय यह है कि मैं कोई डोनर को ढूंढूं जो मुझे किडनी दे दे, और आपको पता है किडनी कोई यूं तो देगा नहीं, और कोई देने को तैयार भी हो जाए, मेरा सगा संबंधी रिलेटिव, तो भी उनके किडनी और मेरी किडनी या मेरी बॉडी उसको एक्सेप्ट करे, इसकी चांसेस बहुत कम है। क्योंकि सभी इंडिविजुअल्स पर हम आगे पढ़ेंगे, दे हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ HLA एंटीजेंस, यानी उनके ऊपर कुछ अलग तरीके के प्रोटीन्स होंगे जिनको मैं नॉन सेल्फ मानूंगा और हो सकता है रिजेक्ट किया जाए। एक्सेप्टेंस की चांस कम है, और एक्सेप्ट कराना है तो बहुत लंबे समय तक हमें इम्यूनो सप्रेसेंट देने पड़ते हैं। तो एक तो डोनर को ढूंढो, डोनर मिल भी जाए तो एक्सेप्ट की सक्सेस रेट कम है। अब एक ऐसा रास्ता मिल गया है कि इसका दूसरा उपाय हो सकता है। मेरा स्किन सेल ले ले, कौन? यामानाका। यामानाका ने मेरा स्किन सेल लिया, स्किन सेल को कुछ वायरसेस से इन्फेक्ट कराया, ट्रांसजेनिक वायरसेस से, जिसमें कुछ डिजायर्ड जीन थे, उनको उन्होंने एक्सप्रेस कराया। जैसे कि उन्होंने क्या क्या, कुछ जीन्स इस्तेमाल किए, OCT34, SOX2, CMYC, KLF4, इन जीन्स को एक्सप्रेस कराया यामानाका ने। और मेरा स्किन सेल भूल गया कि वो स्किन सेल है। प्लांट्स के डिफरेंशिएट जैसे कैलस बनाते हैं, ऐसे ही फाइब्रोब्लास्ट सेल या मेरा स्किन सेल अब स्टेम सेल की तरह बिहेव करना शुरू हो गया। और वो भी कैसा? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। और एक बार प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बन गया तो उससे आप बॉडी का हर सेल या ऑर्गन बना सकते हैं। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तो नहीं बना सकते, अगर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकते तो फिर तो हम कहते हैं कि सेल टोटीपोटेंसी भी प्रूव हो गई। टोटीपोटेंसी नहीं, पर प्लूरिपोटेंसी प्रूव कर दी गई। अब लैब कंडीशन में स्किन बना दी, या लैब कंडीशन के अंदर बीटा सेल्स पेनक्रियास के बना दिए जो इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और फिर उसको मेरे अंदर वापस ग्राफ्ट कर दिया। अब क्योंकि वो मेरे ही तो हैं, इसलिए रिजेक्शन की कोई चांस नहीं, मुझे डोनर भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। दोस्तों जब तक ये रीप्रोग्रामिंग वाला मेथड, यामानाका वाला मेथड नहीं आया,
तब तक लोगों ने एक बीच की स्ट्रेटजी और चलाई थी। वो क्या करते थे, बच्चे पैदा होते ही जो कॉर्ड सेल है जिसके अंदर प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, ब्लड कॉर्ड सेल्स में बच्चे पैदा होते हैं, आहार नाल के अंदर जो स्टेम सेल्स हैं, उन कॉर्ड सेल्स को क्रायो प्रिजर्व करके रख देते थे। उद्देश्य था कि कल बच्चा बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद उसका कोई ऑर्गन फेल हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो उसके स्टेम सेल्स प्रिजर्व किए हुए हैं, उनको उनसे मिसिंग ऑर्गन वापस बनाया जा सकता है। पर मेरा क्या, मैं जब पैदा हुआ था उस दौरान ये टेक्नोलॉजी थी नहीं, इसलिए मेरे माताजी पिताजी ने मेरे ब्लड कॉर्ड सेल्स क्रायो प्रिजर्व कराए नहीं। इसलिए अगर मेरा ऑर्गन कुछ गड़बड़ हो गया तो अब मैं क्या करूंगा, डोनर ही ढूंढना पड़ेगा। लेकिन इसका समाधान बता दिया यमनाका ने कि सर चिंता मत करो, आपके एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल अगर मैं प्रिजर्व नहीं भी कराया आपके माताजी पिताजी ने, आप अपना स्किन सेल दे दो या फाइब्रोब्लास्ट सेल दे दो, मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा स्टेम सेल में और फिर उनमें वापस रीप्रोग्रामिंग कराकर डिजायर्ड ऑर्गन बनाया जा सकता है। कितनी महान खोज है। इसलिए अब जो ये स्टेम सेल, ब्लड कॉर्ड सेल को प्रिजर्व करने वाली जो मुहिम थी वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो गई, क्योंकि अब हम एडल्ट डिफरेंशिएटेड सेल से वापस स्टेम सेल बना सकते हैं। प्लूरीपोटेंसी, उन्होंने क्या क्या फैक्टर्स यूज किए, कौन कौन से जीन्स वो चाहते थे कि फाइब्रोब्लास्ट सेल में एक्सप्रेस हो, तो OCT3 और SOX2 ये जीन क्या करते हैं आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी एक जीन का एक्सप्रेशन कराते हैं, दैट इज नॉगिन जीन। नॉगिन जीन का एक्सप्रेशन कराते हैं और नॉगिन जीन का एक्सप्रेशन होने के बाद नॉगिन जीन जो स्टेम सेल्स, जो इंड्यूस स्टेम सेल्स है, उनको उस स्टेट में मेंटेन करके रखते हैं। सो नॉगिन जीन का एक्सप्रेशन कराते हैं विच मेंटेन प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, उनको मेंटेन करने का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल भी कौन से, इस केस में आईपीएस, यानी आईपीएस बने रहेंगे, वो स्टेम सेल की तरह व्यवहार करते रहेंगे जब तक उनके अंदर OCT3/4 जीन एक्सप्रेस होते रहे। वो नॉगिन का एक्सप्रेशन कराएंगे, नॉगिन जीन का एक्सप्रेशन हुआ तो नॉगिन प्रोटीन प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स को मेंटेन करेगा। और सी बेसिकली एक ग्रोथ प्रमोटिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, एक ग्रोथ प्रमोटिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। एंड c-MYC जीन है, वह मेनली हेट्रोक्रोमेटिन को ईओक्रोमेटिन में कन्वर्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि जीन का एक्सप्रेशन कराया जा सके। और एक और जीन एक्सप्रेस करना पड़ेगा, KLF4 जीन, जो बेसिकली मेजर्स का काम है कि इट इनहिबिट्स एपोप्टोसिस, सो OCT3/4, SOX2, MYC जीन एंड KLF4, इन जीन्स को हम यामानाका फैक्टर्स भी कहते हैं उनके नाम से। अब उन्होंने क्या किया है, कैसे उन्होंने किया, तो उसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली मैं बता दूं। नेचुरली उस सेल के साइटोप्लाज्म में तो वो जादू नहीं कर पाए कि इन 4 जीन को एक्सप्रेस कर पाए, क्योंकि थोड़ा मुश्किल था। कई लोग, मतलब मैं कल भी बता रहा था, 100 साल लग गए, अभी तक कोई उसके साइटोप्लाज्म में ऐसा जादू नहीं कर पाया कि उन जीन्स को एक्सप्रेस कराया जाए कि टोटीपोटेंसी या प्लूरीपोटेंसी प्रूव हो। तो उन्होंने क्या किया, कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी कि हमें
न्यूक्लियस के जीन ही एक्सप्रेस कराने, हम इन जीन्स को बाहर से भी तो भेज सकते हैं और ऐसे प्रमोटर के अंदर भेज सकते हैं कि वहां जाते ही वो एक्सप्रेस करना शुरू कर ले। तो उन्होंने क्या किया, कुछ इस तरीके के दोस्तों वायरस लिए, कुछ इस तरीके के वायरसेस लिए। वायरसेस कैसे थे, कुछ वायरस जिसमें OCT3 4 जीन लिया, एक वायरस जिसमें सीमिक है, एक वायरस जिसमें SOX2 जीन है, एक वायरस जिसमें KLF4 जीन है, जिनको डिसआर्म करके उनके खुद के जीन हटा दिए ताकि वायरस नुकसान ना करे। और उसके अंदर हमने एक वायरस में OCT3 4 है, एक वायरस में सीमिक है, एक वायरस के अंदर SOX2 है, एक वायरस के अंदर KLF4 है। देखो उन्होंने क्या किया कि ये डिफरेंशिएटेड फाइब्रोब्लास्ट सेल है, आपको दिख रहा है ना यहां पर कौन सा सेल है, तो यहां पर हम कह रहे हैं दीज आर द डिफरेंशिएटेड फाइब्रोब्लास्ट सेल, दीज आर द डिफरेंशिएटेड फाइब्रोब्लास्ट सेल। इनको इन 4 वायरसेस से ट्रांसफेक्ट कराया, सो देयर वाज अ ट्रांसफेक्शन, ट्रांसफेक्शन कराया किसका, वायरल का इन्फेक्शन कराया, जिससे ये यमना का फैक्टर इन फाइब्रोब्लास्ट सेल में एक्सप्रेस होने शुरू हो गए, एक्सप्रेस होना शुरू हो गया। उसके बाद उन फाइब्रोब्लास्ट सेल को चयन किया गया जिनमें यह एक्सप्रेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली कोई स्क्रीनिंग मीडियम डाला जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी हो, उन सेल्स को सेलेक्ट किया गया और देखा गया कि ऐसे सेल्स जिनके अंदर SOX जीन एक्सप्रेस हुआ, जिसके अंदर OCT जीन एक्सप्रेस हुआ, जिसमें KLF4 जीन एक्सप्रेस हुआ, जिसमें सीमिक जीन एक्सप्रेस हुआ, वो देखो उनकी शेप चेंज हो गई है और शेप चेंज होकर किसमें कन्वर्ट हो गए, नाउ दे आर रेफर्ड टू एज इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। और यहां तक का प्रोसेस कहलाया डी डिफरेंशिएशन। और उन्होंने गाड़ी यहां तक ही नहीं, उन्होंने कहा कि अब हम वापस कुछ अलग तरीके का सिग्नल देकर उनसे हम आरबीसी बना सकते हैं, उसे हम न्यूरॉन बना सकते हैं, उसे हम एंडोडर्म लीनिएज के सेल्स बना सकते हैं, जैसे पेनक्रियास के बीटा सेल, आइलैंड ऑफ लेगरहेंस के बना सकते हैं, जो चाहे वो बनाया जा सकता है। दिस वाज द experiment which was performed by, this was the experiment which was performed by Yamanaka and his colleague. Okay, so एक्सपेरिमेंट तो समझ में आ गया। उन्होंने क्या किया, डिफरेंशिएटेड फाइब्रोब्लास्ट सेल लिए या इवन स्किन सेल पर भी उन्होंने काम किया, उनको 4 वायरसेस, रिकॉम्बिनेंट वायरसेस से एक्सप्रेस कराया, सॉरी इन्फेक्ट कराया, जिससे कुछ जीन्स ज्यादा एक्सप्रेस हुए। उनके प्रोटीन प्रोडक्ट की वजह से जो नॉर्मल फाइब्रोब्लास्ट सेल थे वो डिफरेंशिएट हो गए प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में, और उन प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से आप जो चाहे उस तरीके की स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ऐसा कहा ताकाशाकी यामानाका और उनकी पूरी टीम ने। कौन से 4 जीन एक्सप्रेस करना चाहिए, OCT3 4 जीन एक्सप्रेस करना पड़ता है, सीमिक जीन एक्सप्रेस करना पड़ता है, SOX2 जीन एक्सप्रेस करना पड़ता है और KLF4 एक्सप्रेस करना पड़ता है। रोल ऑफ भाई एपोप्टोसिस हो गई तो फिर ऐसा स्टेम सेल तो अमर होना चाहिए ना, स्टेम सेल्स दे आर इमॉर्टल, इसलिए तो मैंने कहा था कि दे हैव एन अनलिमिटेड डिवीजन पोटेंशियल। चलो यहां तक बात समझ में आई। अब जो यामानाका के ये फैक्टर्स थे, सॉरी यामानाका और ताकाशाकी के फैक्टर्स थे, इससे एक नई पूरी ब्रांच खुल गई भविष्य की, जो बहुत, मैं जैसे कह रहा हूं, जो बहुत आगे बढ़ेगी, जिसे कहा जाता है थेरापेटिक क्लोनिंग। क्या वास्तव में ऐसा किया जा सकता है? क्या हम लोगों की समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं? क्या उनके ऑर्गन्स को वापस बनाया जा सकता है? क्या जो डैमेज्ड ऑर्गन्स है उसे वापस रिपेयर किया जा सकता है? तो थेरापेटिक क्लोनिंग के अंदर जो हम सपने देख रहे हैं, क्या है संभव है? हां, ये संभव है। और ये संभव कि पहला एक एग्जांपल मिलता है डॉग मेल्टन की लैब से। किसकी लैब से? डॉग मेल्टन की लैब से। उन्होंने डायबिटिक रैट पर काम किया, क्योंकि ह्यूमन पर तो काम नहीं कर सकते, आपको ही पता है समस्या। किसने काम किया? तो हम कह रहे हैं मेल्टन की लैब में काम हुआ।
वो किसके ऊपर काम कर रहे थे? दे वर वर्किंग ऑन अ डायबिटिक माउस मॉडल, जिसके अंदर बीटा सेल है वह एब्सेंट थे, बीटा सेल एब्सेंट थे, और बीटा सेल एब्सेंट थे तो उस कंडीशन में नो इंसुलिन, और अगर इंसुलिन नहीं होगा तो फिर डायबिटिक कंडीशन होगी। तो सबसे पहला काम तो उन्होंने वापस वही किया जो यामानाका ने कहा कि कोई एक सेल लिया और एक सेल को डिफरेंशिएटेड, सपोज ने स्किन सेल लिया और स्किन सेल में एक्सप्रेशन करा दिया उन्होंने OCT3/4 का एक्सप्रेशन कराया, जैसा यामानाका ने कहा कि एक्सप्रेशन करा दिया। मान लो एक बार के लिए मिक जीन का एक्सप्रेशन करा दिया, एक बार के लिए मान लो कि उन्होंने एक्सप्रेशन करा दिया SOX2 का, एक्सप्रेशन करा दिया SOX2 का, एक्सप्रेशन करा दिया KLF4 का, ये एक्सप्रेशन करा दिया। और ऐसा एक्सप्रेशन होते ही हमारे पास स्किन वाले सेल्स हैं वो किसमें कन्वर्ट हो गए? दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू IPS, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। यहां तो हो गई काम, पर इससे वापस हमें क्या बनाना है? बीटा सेल बनाना है। तो क्या इससे बीटा सेल बनाया, क्या बीटा सेल्स बनाया जा सकता है जो कि इंसुलिन का प्रोडक्शन करे? क्या ऐसा संभव है? तो ऐसा संभव कर पाया मेल्टन कि क्यों रोज के चूहे को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाओ, क्यों ना रैट के अंदर ही कुछ ऐसे सेल बना दो जो नेचुरल बीटा सेल का काम करें और वापस इंसुलिन बनाना शुरू कर ले। तो उन्होंने क्या किया कि वापस 3 जीन एक्सप्रेस कराने पड़े सीक्वेंस में। सबसे पहले उन्होंने एक्सप्रेस कराया एक PDX1 जीन, जिससे इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जो कि एक प्लूरिपोटेंट था उसको कन्वर्ट कर दिया गया इनटू अ मल्टीपोटेंट सेल, जिसे पैनक्रियाटिक प्रिकर्सर सेल कहा जा सकता है। PDX सेल यानी थोड़ी पोटेंसी कम हो गई, पेनक्रियास के सेल वाली डायरेक्शन में जा सकता है, जिसके अंदर पेनक्रियास के अल्फा, बीटा, डेल्टा सेल भी बन सकते हैं, एक्सोक्राइन फंक्शन वाले सेल भी बन सकते हैं। पर इससे आपको बीटा सेल बनाना है तो जिनके अंदर PDX1 जीन एक्सप्रेस कराना है उनके अंदर, उनमें से सेल्स में एक और जीन एक्सप्रेस करना पड़ेगा, दैट इज NOGIN3 या NGN3। जैसे ही NGN3 एक्सप्रेस कराया, वापस कैसे एक्सप्रेस कराया? वही वायरस, इस वायरस के अंदर पहला जीन लिया और ये एक्सप्रेस कराया, वायरस से दूसरा जीन एक्सप्रेस कराया उन सेल के अंदर NGN3। तो अब वह एक्सोक्राइन फंक्शन वाले पेनक्रियास के सेल तो नहीं बना सकते थे, पर क्योंकि उनकी पोटेंसी थोड़ी कम हो गई है, पर अब वह एंडोक्राइन फंक्शन वाले सेल्स बना सकते हैं, अल्फा सेल बना सकते हैं, अभी डेल्टा सेल बना सकते हैं, बीटा सेल बना सकते हैं। और आगे एनिमल फिजियो में पढ़ेंगे आप कि अल्फा सेल से प्रोड्यूस होता है ग्लूकागॉन, बीटा सेल से प्रोड्यूस होता है इंसुलिन, और डेल्टा सेल से प्रोड्यूस होता है सोमेटोस्टेटिन एटसेट्रा। ठीक है। तो यामानाका का जो सपना है या ताकाशाकी का उनका जो सपना है, उन सपने की तरफ कदम बढ़ाने का काम किसने किया? मेल्टन की लैब ने। कि सबसे पहले डिफरेंशिएटेड सेल को उन्हें इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में कन्वर्ट किया, और एक बार इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बन गया तो उसके अंदर एक्सप्रेशन कराया इस जीन का। अगर नहीं दिख रहा है मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं। उनके अंदर उन्होंने एक्सप्रेशन कराया PDX1 जीन का, जिससे तय हो गया कि अब ये पैनक्रियाटिक प्रिकर्सर सेल की तरह काम करेगा। उनमें से फिर एक्सप्रेशन कराया NGN3 जीन का, जिससे समझ में आ गया कि अब पैनक्रियास के वह सेल बनेंगे जो कि एंडोक्राइन फंक्शन करेंगे, एक्सोक्राइन वाले नहीं होंगे। NGN3 जीन एक्सप्रेस कराने के बाद उन सेल में एक और जीन एक्सप्रेस कराया, NGN3 जीन का एक्सप्रेशन कराने के बाद एक सेल जो कि बीटा सेल प्रोजेनेटर की तरह काम कर रहा था, जिसका नाम उन्होंने नाम दिया NKX6.1, ये में याद नहीं रखना है। उसके अंदर एक जीन और एक्सप्रेस कराया MAF-A, और MAF-A जीन एक्सप्रेस होते ही अब वह डेल्टा सेल या अल्फा सेल में कन्वर्ट होने की वजह किस सेल में कन्वर्ट हो गए? बीटा सेल में। तो सीक्वेंशियली उन्होंने 3 जीन एक्सप्रेस कराए, है ना उत्तर। 3 जीन कौन कौन से एक्सप्रेस कराए? पहले जीन एक्सप्रेस कराया PDX1 का, फिर जीन एक्सप्रेस कराया NGN3 का, और फिर जीन एक्सप्रेस कराया MAF-A का। ऐसा करने पर अब इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल किस में कन्वर्ट हो गए? बीटा सेल में कन्वर्ट हो गए।
बीटा सेल में सिर्फ कन्वर्ट ही नहीं हुए बल्कि वह इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहे थे, दे वर प्रोड्यूसिंग अ इंसुलिन एज वेल। यानी थेरापेटिक क्लोनिंग जब रैट में की जा सकती है तो ह्यूमन में भी की जा सकती है, बस इथिकल इश्यू आगे ना आए, थेरापेटिक क्लोनिंग की छूट दे दी जाए तो यहां पर भी ह्यूमन में भी काम कराए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से मैं सिर्फ यह समझाना चाहता हूं कि थेरापेटिक क्लोनिंग संभव है। अगर बीटा सेल पेनक्रियास के बनाए जा सकते तो बाकी सारी चीजें भी बनाई जा सकती है ना। जैसे किसी को ब्लड कैंसर है, पूरा बोन मैरो ही हटा दिया, नए हिमेटोपोटिक स्टेम सेल वहां पर लाए जा सकते हैं बाय थेरापेटिक क्लोनिंग।